जय हिंद। आज हम लोग फिर से एक नए सेट के साथ में उपस्थित है और यहाँ पे साइंस क्वेश्चंस को बहुत सारे रिकॉल करेंगे। इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको रिकॉल्स होंगे कि इससे अगर टॉपिक से आप एग्जाम्स में अगर आते हैं क्वेश्चंस वगैरह तो आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कहता है कि प्रतिध्वनि जो है मतलब का कारण क्या है। तो आपको याद रखना प्रतिध्वनि सुनने का कारण है ध्वनि का आपका परावर्तन है। और अभी प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको कितनी मीटर की दूरी चाहिए, तो याद रखिएगा आपको 17 मीटर की दूरी पे लगभग होनी चाहिए। तो उसके बाद आप प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको मतलब ध्वनि कान पर कितना सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक ले आपको रहता है। ध्वनि में कौन सी घटना नहीं पाई जाती है, तो ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है। इसीलिए यह एक ऐसा तरंगधर है, यह तरंग है। तो याद रखिएगा एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जाना जाता है। जबकि प्रकाश आप जानते हैं कि वह अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि उसमें जो है वो ध्रुवन की घटना पाई जाती है। और वह प्रकाश क्या है कि अनुप्रस्थ का पहचान है कि यह श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है। जबकि ध्वनि क्या करता है, सघन और विरल के रूप में गमन करता है। इसीलिए यह कैसा है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब बात करते हैं यहाँ पे ध्वनि के बारे में। तो थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए कि ध्वनि का जो होता है चाल वो निर्भर करता है घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होगा तो चाल अधिक होगा, कम होगा तो उसका मतलब जो घनत्व कम होगा तो चाल भी कम होगा। इसीलिए आपको ठोस में सबसे ज्यादा आपको चाल देखने को मिलेगा, उससे कम आपको द्रव में देखने को मिलेगा, उससे भी कम आपको कहाँ पे, तो गैस में देखने को मिलेगा। निर्वात में याद रखिएगा आपको निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में आपको शून्य देखने को मिलेगा। तो शून्य किलोमीटर याद रखिएगा, किलोमीटर पर सेकंड उसका चाल होता है ध्वनि का निर्वात में। बाकी ठोस में हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आर्द्रता, यहाँ पे आर्द्रता के बारे में। तो आर्द्रता भी क्या होता है कि बढ़ने के साथ साथ आपका ध्वनि का चाल बढ़ता है, आर्द्रता घटने पर भी आपका चाल घटता है। उसी तरह से तापमान पर भी निर्भर करता है। ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ जाएगा तो याद रखिएगा आपका कितना चाल इसका बढ़ जाता है, तो यानी कि 0.61 मीटर पर सेकेंड इसका क्या होता है कि चाल बढ़ जाता है ध्वनि का, यही याद रखिएगा। और ताप घटने से भी ध्वनि का चाल घट जाता है। उसी तरह से एक वायु का दिशा होता है, जिस दिशा की ओर मतलब ध्वनि चल रही है उसी दिशा में अगर ध्वनि भी चलने लगे तो ऐसी स्थिति में ध्वनि का चाल क्या होता है कि बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत दिशा में अगर चल रहा हो, यानी कि ध्वनि इधर की ओर चल रहा हो, इसके विपरीत दिशा में वायु का वेग हो, तो याद रखें वैसी स्थिति में ध्वनि का चाल क्या होता है कि घट जाता है। बात करते हैं यहाँ पे, जबकि सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल आपको याद रखेगा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो स्टील में होता है। उसी तरह से अगर आपको याद रखिएगा ठोस में, जैसे कि एल्युमिनियम में कितना होता है, तो 6420 होता है। लोहा में कितना होता है, तो 5130 होता है। जबकि ध्वनि जो है वायुमंडल में यह कितना मतलब दौड़ती है, तो 332 मीटर पर सेकंड के चाल से चलती है। उसी तरह से आपको याद रखेगा CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में यह कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको 260 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगा। भाप में कितना होता है, तो 405 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ एक्यूरेट वैल्यू अगर हमने आपको बताया, तो यहाँ से आप याद रखना होगा ये सब ध्वनि से जितना भी सब था तो हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया होगा। और उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपको कम ही छूटने का चांस है। तो यही चीज याद रखना है कि घनत्व पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर करता है, ताप पर करता है, वायु के किस दिशा में चल रहा है उस पर भी सारे निर्भर करता है। जबकि ध्वनि का एक अनुदैर्ध्य तरंग है अतः के रूप में। जबकि ध्वनि में क्या है, ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि झूला झूलते समय कोई भी व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो याद रखिए उसी स्थिति में उसका आवर्तकाल घट जाता है, क्योंकि इस तरह से अगर एक व्यक्ति अगर मतलब यहाँ पे झूला पे झूल रहा होता है बैठकर, तो क्या होता है कि वैसी स्थिति में उसका नाभिक से क्या होता है कि उसका मतलब यह स्मॉल जी यानी कि गुरुत्व त्वरण यहाँ पे रहता है। जैसे ही वो खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाने के पश्चात उसका नाभिक ऊपर की ओर चला गया, तो इस तरह से डोरी की लंबाई घट जाती है, जिसके कारण उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है कि घट जाता है। तो और इसमें भी अब बात करते हैं यहाँ पे आवर्तकाल में, याद रखिएगा फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर A स्मॉल L बटा G। एन क्या होता है, डोरी की लंबाई होता है, ये आपका डोरी की लंबाई हो गया। और ये और स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और ये आपका गोला हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, जो आवर्त ये जो होता है सरल लोलक होता है, इसका द्रव्यमान पर कोई मान निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा आवर्तकाल जो है T आपको द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए आपको यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्मूला में भी कहीं पे भी आपको मास नहीं दर्शाया गया। यानी कि लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इसका अब ये भी ये याद रख लीजिए, यानी कि ये वाला आप T बराबर L याद रखिए। और एक और याद रखिए T बराबर 1/स्मॉल जी, यानी कि पहले याद रखिए T बराबर L, यानी लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो ऐसी स्थिति में आपको आवर्तकाल भी घटेगा। जबकि उसी तरह से गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण यानी T बराबर 1/G, यानी कि आपका गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। इसका मतलब क्या है कि आवर्तकाल बढ़ेगा। और आवर्तकाल अगर घट रहा है इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यही आपको इसमें भी याद रखने की आपको जरूरत है। और
ये जो आपको सेकेंडरी लोलक होता है, जो आपको तो याद रखिएगा सेकेंडरी लोलक का मतलब दोलन काल कितना होता है, तो याद रखना होगा कि आपको 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है सेकेंडरी लोलक का, और इस पर द्रव्यमान पर आपको निर्भर नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि वैसी स्थिति में, और अब होता है क्या, जो घड़ियाँ होती है, तो घड़ी में बताया जाता है गर्मी के दिनों में क्या होता है और ठंडे के दिनों में क्या होता है। तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये आपका क्या होगा कि ये आपका मतलब ये लंबाई, ये लोलक हो गया। वैसे स्थिति में ठंडी के दिनों में क्या होता है कि लंबाई घट जाता है, चूंकि लंबाई घट जाता है क्योंकि यह सिकुड़ जाता है ठंडी के दिनों में। तो जब जैसे ही लंबाई घट गया तो इसी स्थिति में आवर्तकाल क्या होता है कि घट जाता है। जैसे आवर्तकाल घट जाता है यानी कि जो 2 सेकंड होने के बजाय क्या होगा कि आपका यह और भी आपका कम हो गया, यानी कि लगभग एक मतलब 1.5 सेकंड में ही आपको क्या होगा दोलन कर लेगा। वैसी स्थिति में क्या करेगा, यह गोलन है यानी तेजी से वह मतलब अपना जाएगा आएगा जाएगा आएगा। तो वैसी स्थिति में तेजी से आने और जाने से क्या होता है कि ठंडी के दिनों में घड़ी का क्या होता है कि टाइम बढ़ जाता है, यानी कि यही होता है। घड़ी क्या होता है ठंडी के दिनों में आपका फास्ट हो जाता है, गर्मी के दिनों में स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि डोरी की लंबाई आपको क्या हो जाता है कि बढ़ जाती है। तो डोरी की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ जाने के आवर्तकाल होता क्या है, आवर्त मतलब एक पीरियड, जाना और आना, काल का अर्थ होता है कि समय। तो याद रखिए इस तरह से जो 2 सेकंड में आने के बजाय अब यह 3 सेकंड में समय कर रहा था, इसीलिए क्या होता है कि आपको गर्मी के दिनों में घड़ियां सुस्त हो जाती है। ये चीज याद रखना है, गर्मी के दिनों में सुस्त क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके मतलब ऐसी लोलक की जो लंबाई होती है वह बढ़ जाती है। और ठंडी के दिनों में आपका फास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लंबाई उसका क्या होता है कि घट जाता है। ये चीज याद रखना। उसी तरह से अगर आपको ये स्मॉल जी जहाँ पे आपका शून्य हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में अंतरिक्ष वगैरह में स्मॉल जी का मान आपके क्या हो जाता है कि शून्य हो जाता है। वैसी स्थिति में यह अनंत हो जाता है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा आपको, तो याद रखिएगा आपको अनंत यानी कि इन्फिनिटी में पहुंच जाता है। तो ये आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आपको हमने जितने सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है। यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर अगर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति बैठे या 4 व्यक्ति बैठे उसका क्या होता है, हमने आपको बोला कि द्रव्यमान पर कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है उसका आवर्तकाल से संबंधित। तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपरिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे हमने 2 सेकंड लिख लिया है, यानी कि एक सरल लोलक का समय अवधि कितना होता है कि 2 सेकंड होता है। और हालांकि आप बार बार आपको आवर्त काल आ रहा है, तो आवर्त में हमने बता दिया कि एक ही स्थान से फिर जाना पुनः आप उसी स्थान पे आ जाना, उसी को आवर्त कहते हैं। और लगा हुआ समय को क्या कहा जाता है, आवर्त काल कहा जाता है। यानी कि एक बार में इस तरह से जाना फिर वहां से वापस लौट के वहीं पे आ जाना, उसी को कहा जाता है एक आवर्त काल। यानी कि 1 सेकंड में जाने में और 1 सेकंड आने में, इसीलिए इसको सेकेंडरी लोलक कहा जाता है, क्योंकि यह 2 सेकंड में यह ऐसे ही करता है। वही क्वेश्चन है फिर 4 नंबर क्वेश्चन की पे सेकंड पेंडुलम जो होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा आपको 2 सेकंड का समय होता है। और यही आपका ठंडी के दिनों में क्या हो जाती है कि मतलब क्या हो जाता है कि 2 सेकंड के बजाय यह घट जाती है, जिसके कारण यह लंबाई घटने से तेजी से होने लगता है। जबकि गर्मी के दिनों में 2 सेकंड के बजाय आपका 3 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि डोरी का लंबाई ज़्यादा हो गया, इसके कारण यह दूरी आने जाने में समय ज़्यादा ले लेता है। इसके कारण देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब एक नए सिरे से है, यहाँ पे बहुत से रिकॉल्स कराएंगे। जैसे कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है, तो कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है, तो याद रखिएगा अवतल होता है। अवतल उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह नीचे की ओर धंसा हुआ हो। इसी तरह से आपको ये आपको अगर इस तरह से बीकर ले लेते हैं, इस तरह से बर्तन, और बर्तन में एक इस तरह से आपका एक नली मतलब करके इसमें जल भर देते हैं, जिसके कारण आपका इस तरह का बना लेते हैं, ये आपका जल बना होता है। इसीलिए आपका ये क्या है धंसा हुआ है, बीच वाला भाग धंसा हुआ है, तो इसलिए जल क्या होता है। और एक चीज हाँ, और ये ऊपर की ओर जल हम रखते हैं बीकर में, ये ऊपर की ओर उठ चल आता है, और इसके कारण यह क्या होता है कि अवतल बनाता है। और अवतल बनाने के साथ आपको याद रखेगा लगभग पूछता है कि कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो याद रखिएगा न्यून कोण का निर्माण करता है। ये वाला आपका जल क्या होता है कि परख नली में कैसा है मतलब स्पर्श कोण बनाता है, तो न्यून कोण बनाता है, यानी कि 90 डिग्री से आपका कोण बनाता है। उसी तरह से अगर हम किसी बीकर में और उस तरह से पारा को भर के उसको बर्तन में हम रखते हैं, इस तरह से बर्तन में ये हमने रख दिया, तो ऐसी स्थिति में पारा क्या होता है कि वो नीचे की ओर चला जाता है। और पारा नीचे की ओर जाने के साथ में यह कैसा बना देता है, तो याद रखिएगा कि यह उत्तल बनाता है। कैसा बनाता है, उत्तल। ये देखिए ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो यह याद रखिएगा मतलब उत्तल बनाता है। और स्पर्श कोण कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण यानी कि जिसका 90 डिग्री से ज्यादा कम वैल्यू आ जाए उसी को ही अधिक कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा पारा आपको क्या बनाता है कि अधिक कोण स्पर्श कोण बनाता है, जबकि जल आपका न्यून कोण बनाता है। उसी तरह से जल आपका ऐसी सतह परावर्तक सतह मतलब अवतल होता है, जबकि उत्तल का क्या होता है कि यह पारा का उत्तल होता है, यानी कि उठा हुआ होता है। को बता दिया कि बीकर क्या होगा कि आपका जैसे जल में वो ऊपर की ओर आ जाता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि वो मतलब चापाकल वगैरह गाड़ते हैं तो उसका पतला पाइप होने के कारण वो पानी ऊपर की ओर आ जाता है। और ये आपका पारा याद रखिएगा नीचे की ओर रहता है। और
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, तो इसी से आपको क्वेश्चन और हम रिकॉल कराएंगे। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ का तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव का घनत्व अधिक होने पर क्या होता है कि पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाता है। तो ये याद रखना, द्रव का वो घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, यानी कि आपको कहीं ना कहीं घनत्व पर निर्भर करे, यानी कि घनत्व ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव भी आपका ज़्यादा होगा, अगर घनत्व कम होगा तो आपका पृष्ठों का तनाव कम होगा। वही उसका अगर इस तरह से यहाँ पे परिभाषा में मिल जाता है आपको, ये देखिए कि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, उसका पृष्ठ तनाव कहा जाता है। और इसका मात्रक में आपका हो गया तो ये न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का। इसीलिए पानी का बूंदे क्या होती है कि गोला हो जाती है, क्योंकि उसके एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं पृष्ठ तनाव होता है, और गोलीय बना देता है। इसलिए पानी के बूंदे आपको गोलाकार रहते देखने को मिलेगा वर्षा के जल को। अब क्यों आखिर गोला क्यों बना देता है, क्योंकि आप जानबे करते हैं गोला का आयतन कितना होता है आपका, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, जो यानी कि सभी के आयतनों में से, यानी शंकु मतलब शंकु हो गया, आपको घन घना हो गया, ये सब चीज़ों का अगर आप लेकर चलिएगा उसका सबसे अगर कम आपको मिलेगा तो आपको गोला का ही आयतन देखने को मिलता है 4/3 पाई आर क्यू। इसीलिए वो पानी को जाता है कि गोलाकार बना लेता है। अगर यही अगर मतलब रहता है कि आपका घनाभ का जो आपको कम बनाता है उसका मतलब आयतन, तो आने वाला भविष्य में आप पानी आपको चौरखुट्टा में इस तरह के आपको लीडो का साइज का मिलता है। लेकिन यह गोला का आयतन कम होता है, इसीलिए कारण से पानी क्या हो जाती है वह गोलाकार बना लेती है। तो ये चीज़ आपको इससे क्वेश्चन में याद रखना होगा। और ये दोनों का घनत्व अधिक होने पर यह पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। वैसे पृष्ठ तनाव को घटा कैसे जा सकता है, तो उसे हम लोग गर्म वगैरह करते हैं तो याद रखेंगे उसका पृष्ठ तनाव वगैरह घटते जाता है। उस पर तेल वगैरह भी छिड़क देते हैं तो पानी पर क्या होता है कि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसके कारण लार्वा वगैरह उसमें डूब के मर जाता है। तो इससे क्वेश्चन हमने देखा कि आपको बना दिया किस तरह से आपको पृष्ठ तनाव के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है। उसके बाद मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और गोला का आयतन ये होता है, और इसके कारण ये सब होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन से आपको याद रखना होगा। फिर क्वेश्चन आ गया, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्केप होता है। तो याद रखिएगा वो मेनिस्कोप कैसा होता है, तो उत्तल होता है, यानी कि ये देखिए इस तरह से हमने बर्तन में इस तरह का पारा भरा हुआ है, उस तरह से एक बीकर रख दिया तो इस तरह से ये भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसी को कह रहा है कि मेनिस्कोप क्या होता है, तो यह उत्तल होता है। और उत्तल के साथ में साथ याद रखिए कैसा कोण बनाता है, तो हमने आपको बताया था कि पारा में अधिक कोण बनाता है। अगर इसी जगह पे जल रहता तो जल ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है और उसमें कैसा कोण बनाता है, तो आपको न्यून कोण बनाता है। और जो जो द्रव मतलब परख नली के शिशु को भिंगो देता है, तो भिंगो देता है तो वह याद रखिएगा वह ऊपर की ओर उठ जाता है, जबकि जो पारा जबकि परख नली के शिशु को भिंगाता नहीं है, इसीलिए वह याद रखिएगा वह नीचे की ओर रहता है। ये चीज़ आपको दोनों का पॉइंट याद रखना होगा। जबकि यहाँ पे चूंकि आपको पारा मिल गया है तो यानी कि पारा इसका ये संकेत Hg होता है, और Hgs जो यानी कि शून्य बार होता है, पारा का ही अयस्क होता है। पारा पीने से आपको मीना माता रोग हो जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि पारा एक अधातु है, क्योंकि यह क्या रहता है कि आपको द्रव अवस्था में रहता है, धातु होने के बाद भी रहता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पारा में जो हमने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पारा में तो याद रखिएगा सभी ठोस की किस विधि से, चालन विधि से गर्म होता है। कैसा चालन विधि से गर्म होता है, लेकिन यह एक पारा एक द्रव होते हुए भी आपको यह क्या होता है कि यह चालन विधि से ही होता है। यह द्रव जो द्रव होते हुए संवहन विधि से नहीं होता है, क्योंकि द्रव और गैस क्या होता है संवहन विधि से गर्म होता है, लेकिन यह पारा आपको याद रखिएगा यह चालन विधि से गर्म होता है, यानी कि यह द्रव होते हुए भी ठोस के जैसे यह गुण थोड़ा सा प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ यह जबकि धातु में ठोस में याद रखिएगा सभी धातु ठोस होता है, लेकिन पारा क्या है अधातु, मतलब यह धातु होते हुए भी यह द्रव अवस्था में आपको रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है। चलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव पर क्या होता है, तो याद रखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। तो उसी तरह से याद रखिए मतलब, और जबकि ऊंचाई घटने के साथ में वायुमंडलीय दाब आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समुद्र तल पर कितना होता है वायुमंडलीय दाब, तो याद रखिए 76 सेंटीमीटर होता है, या mm में बात करेंगे तो 760 mm होता है। वायुमंडलीय मतलब ऐसी दाब को याद रखिए किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक याद रखिएगा, पाठ्यांक अगर अचानक नीचे की ओर गिरने लगता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि आपको आंधी तूफान आता है, जबकि धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो आपको याद रखिएगा वर्षा होती है। जबकि धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा तो आपका मौसम साफ रहता है, लेकिन एकाएक ऊपर उठेगा यानी कि हचाक से ना ऊपर की तरफ में उठेगा पाठ्यांक, तो याद रखिएगा मौसम कैसा हो जाएगा, तो शुष्क हो जाता है। आपका कैसा हो जाता है, तो आपको शुष्क देखने को मिलेगा। तो यह 4 स्थिति आपको दिमाग में अच्छा से रखना होगा कि बैरोमीटर का अचानक से नीचे गिरा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन एकाएक उठ रहा है ऊपर से यानी कि, तो उसमें आपको याद रखा मौसम शुष्क कर देता है।
चलिए एक बार कितना थी पास्कल के बराबर होता है, तो याद रखिएगा एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और ये मतलब ये दाब का ऐसा ही मात्रक तो आप जन्मे कर दिया है एकांक क्षेत्रफल पर, ये यानी कि प्रेशर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं कि दाब कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका मात्रक दाब का आपका हो जाएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन उसको अगर सीजीएस मात्रक में लेकर चलेंगे, ये तो आपका ऐसा ही मात्रक में था, और सीजीएस मात्रक में लेकर चल के तो दाब का मात्रक ही आपका पास्कल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जबकि एक बार बराबर कितना हो जाएगा आपको, तो ये 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाता है। चलिए किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पे, आपको याद रखिएगा, तो वस्तु का जो भार जो होता है ना वह अधिकतम होता है, आपको निर्वात में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा यह भार यहाँ पे पूछा रहा है, भार यानी कि आपको ये हो गया कि स्मॉल जी एम जी, यानी कि एम तो उसका मास हो गया, स्मॉल जी आपको क्या हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो ये आपको मतलब अधिकतम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ और चीजों पे देख लेते हैं हम लोग वायुमंडलीय उसका भार वगैरह से संबंधित में। जैसे कि याद रखिएगा भार आपको हर जगह बदलते रहता है। क्यों बदलता है, क्योंकि यहाँ भार यानी कि भार बराबर W बराबर mg फॉर्मूला होता है, क्योंकि स्मॉल जी का मान बदलते रहता है, जिसके कारण यह भार बदलते रहता है। अब आते हैं यहाँ पर याद रखिएगा पृथ्वी का क्या है कि पृथ्वी का विषुवतीय रेखा पर, याद रखिएगा ये आपका क्या हो गया कि पृथ्वी होगा, पृथ्वी का विषुवतीय रेखा पर क्या हो जाता है कि आपका भार कैसा है, यानी कि निम्न देखने को आपको मिलता है, यानी कि कम रहता है। यहाँ पे आपका विषुवतीय रेखा पर यानी कि कम रहेगा। और उसका अधिकतम कहाँ पे रहता है, तो आपका ध्रुव पे रहता है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, वहाँ पे आपको महत्तम देखने को मिलेगा भार का। अगर यही पृथ्वी के केंद्र पर यानी कि यहाँ पे बीचों बीच में यानी कि कोर में, तो आपका भार क्या हो जाता है, आपको शून्य हो जाता है, क्योंकि स्मॉल जी का मान यहाँ पे शून्य हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे भार शून्य हो जाता है। और एक चीज भी याद रखिएगा आपको भार कैसा है राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, और भार प्लस एक आपको द्रव्यमान में मिलता होगा संबंध। याद रखिएगा द्रव्यमान कहीं भी आपको बदलता नहीं है ब्रह्मांड में, लेकिन यह भार हर जगह बदलते रहता है, क्योंकि स्मॉल जी का मान यहाँ पे चेंज होते रहता है। तो भार आपको हमने आपको बता दिया यह एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान आपको क्या है कि एक अदिश राशि है। तो ये चीज आपको इसमें से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो याद रखिएगा इसके चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। अगर यही क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि चंद्रमा को जो है भार जो होता है, मतलब चंद्रमा का भार और पृथ्वी का भार का कितना होता है, तो 1/6 याद रखिएगा, जबकि द्रव्यमान का 1/81 होता है। उसी तरह से चंद्रमा का जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या व पृथ्वी के त्रिज्या का कितना होता है, तो 1/4 होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन गए कि एक बार उसका द्रव्यमान का 1/81 हो जाता है, और भार का पूछ दिया तो 1/6 देखने को मिलेगा, और त्रिज्या तो 1/4 आपको ये रहता है। तो ये चीज आपको हमेशा इसमें से याद रखोगा। जबकि चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है, जबकि चंद्रमा पर सी और ट्रैंक्विलिटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कितने घंटे में, तो याद रखिएगा वह 24 घंटे में चक्कर लगा लेता है। और यह मतलब जो चक्कर लगाते हैं तो वह इसने ग्रह का गति का नियम किस व्यक्ति ने दिया था, केपलर नामक व्यक्ति ने दिया हुआ था। ये आपको केपलर हो गया, और केपलर ने बताया हुआ था कि आपको जो होता है कि सूर्य से जो नजदीक होते हैं, सूर्य से आपके नजदीक जो जितने भी मतलब ग्रह होते हैं वह उनका चक्र मतलब वह तेजी से अपना परिक्रमा पूरा कर लेते हैं। जो जितना ही दूर रहते हैं वह उतना ही ज्यादा समय में पूरा करते हैं। और उसी तरह से आपका एक यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आवर्तकाल स्क्वायर बराबर त्रिज्या मतलब उनके बीच के बीच का दूरी होता है। तो त्रिज्या यानी कि r/q होता है। तो ये आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठा के रखना होगा, यानी कि आवर्तकाल का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का q, यानी कि जो जितना ही दूरी पे रहेगा तो उसका मतलब उतना ज्यादा समय यह लगाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि t बराबर यानी कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है कि r/q/2 होता है। तो ये भी आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा। ये आपको केपलर से संबंधित है, जो बार बार आपके एग्जाम्स में इस तरह से दोनों में आपको पूछे जाते हैं। कि पृथ्वी पर मंडलीय दाब का कारण क्या था, याद रखिएगा वो दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण है। जब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया हुआ था, तो याद रखिएगा आपको न्यूटन साहब ने यह दिए हुए थे। उसी तरह से गति का नियम भी आपका न्यूटन साहब का ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, एक तरह से बल होता है, यानी कि बल बराबर यानी कि कैपिटल G m1 गुने m2 बटा यह r² आपका फॉर्मूला देखने को मिलेगा। यानी कि दो द्रव्यमानों के, तो ये आपका पूछता है कि कैसे होता है, यानी कि उस पर लगने वाला जो बल होता है वह दो द्रव्यमानों के बीच के मतलब गुणनफल के आपको समानुपाती होता है, और उन पे दोनों मतलब ये आपका
दोनों पिंडों के क्या हो गया कि आपका बीच के दूरी के बढ़ का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बीच की ये दूरी अगर r हो गया तो r का यह आपका ये हो गया। तो इस तरह से आपको ये मिलेगा कि दोनों के बीच के दूरी के बढ़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि कैपिटल G क्या हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, जो कि ब्रह्मांड में आपको कहीं भी यह बदलता वगैरह नहीं है। और ये पृथ्वी का चूंकि परिक्रमा दिया है तो परिक्रमण के कारण ही आपको याद रखेगा और ठंडी और गर्म का दिन आता है, यानी कि ऋतु परिवर्तन होता है। जबकि घूर्णन के कारण आपको दिन और रात देखने को मिलता है। तो घूर्णन आप जानबे करते हैं कि 24 घंटा में हो जाता है, जिसके कारण और ये आपको दिन और रात होता है। और ये परिक्रमण आपका 1 सालों में होता है, यानी कि 365 दिन, और ये लगभग 4 घंटे में लगता है। इसीलिए आपको हर 4 साल के बाद आपको लीप वर्ष देखने को मिलता है, यानी कि 66 घंटे का 366 दिन का आपको होता है लीप वर्ष। तो ये आपको यही 4 घंटा हर अंतराल में आपको बढ़ते जाता है। तो ये आपको इससे क्वेश्चन से हमने जो था रिलेटेड हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया। और यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन और है कि पृथ्वी टोटल 24 घंटे में नहीं बल्कि वह 23 घंटा 56 मिनट और ये आपको 4 सेकंड में आपको क्या होती है कि अपना घूर्णन अक्ष पे कर लेती है, यानी कि लट्टू का घूर्णन ही आपको वह उससे संबंधित होता है। चलिए यह होता है अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो है पलायन वेग कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि वही आपका सूर्य के लिए आपका 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है, चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये आपका पलायन वेग होता है। पलायन वेग होता क्या है, इनके ऐसा वेग होता है जो कि किसी वस्तु को ऐसा मतलब उस वेग से फेंका जाए तो वह अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके वह मतलब वह बाहर क्षेत्र में अंतरिक्ष में चला जाता है, वह पुनः लौट के नहीं आता है। उसे ही हम लोग पलायन वेग के नाम से जानते हैं। और ये पलायन वेग जो होता है तो आपको याद रखिएगा रूट अंडर व 2g/r, यही आपका मतलब आपका होता है फॉर्मूला में। हमने क्वेश्चंस में मतलब 1-2 क्वेश्चंस से हमने रिलेटेड 5, 6 और 10 तक ले जहाँ तक हो सके हमने क्वेश्चंस को रिकॉल कराया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा, इसका पार्ट सेकंड में हम लेकर आएंगे इसके अन्य सारे क्वेश्चंस का। तो अगर आप मतलब अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो मतलब वह इसका डिस्कशन और रिकॉल्स में, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद।